नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमारी बुक के हर चैप्टर के आखिर में दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1, डिफाइन द टर्म्स नंबर 1 यूनिट वेक्टर्स, नंबर 2 पोजीशन वेक्टर्स, नंबर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि हमने इन तीन टर्म्स को डिफाइन करना है। जैसा कि हमारा जब हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इन टर्म्स को जो ब्रीफली जो था डिस्क्राइब किया था, इनको हमने डिफाइन किया था। तो आप जो है हमारा पिछला जो लेक्चर है वो भी देख सकते हैं, उसमें भी इनका आंसर मौजूद है। यहाँ भी हम दोबारा जो है इनका आंसर देने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दैट टर्म्स यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो पोजीशन होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1 टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक था हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस, उसके लिए हम लेते थे आई कैप। एक था हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस, उसके लिए हम लेते थे जे कैप। और एक था हमारे पास अलोंग द जी एक्सिस, और इसके लिए हम लेते थे के कैप। तो इस तरह हमारे पास जो है इन 3 डायमेंशन के अंदर तीन तरह यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस भी हो सकता है, लेकिन आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके लिए आपने आई कैप यूज करना है। जबकि हमारे पास जो अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसके लिए आपने यूज करना है जे कैप। जबकि अलोंग द जी एक्सिस यानी जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा के कैप के नाम से। तो इस तरह हमारे पास बेसिक 3 डायमेंशन के यूनिट वेक्टर आ गए, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इस तरह हम जो है कि यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो जो है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। हमारे पास इस टर्म का दूसरा जो कंपोनेंट वो है पोजीशन वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, पोजीशन ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करे एक्स वाई प्लेन के अंदर, हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन के अंदर, 3D प्लेन के अंदर, 2D प्लेन के अंदर। तो ऐसा वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर के पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। जी, हमने क्या करना है, हमने एक एक्सिस जो है हमने कंसीडर करना है, अपना ओरिजिन कंसीडर करना है, जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, यानी उसकी जो टेल है, उस टेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस वेक्टर का वो हमने लेना है, और उसका जो एंडिंग पॉइंट जो उसका हेड होगा वो हमने लेके उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने एक मिनी सी डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, जबकि ये ऊपर वाला मेरे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में मैंने ये पॉइंट एक लिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये वेक्टर है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट A B है, और ये पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस जो है A है यूनिट्स, अलोंग द वाई एक्सिस B यूनिट है। सो दैट पोजीशन ऑफ दैट वेक्टर इज AB, एंड टू रिप्रेजेंट दिस पोजीशन वेक्टर वी यूजुअली यूज द R पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन लाइक दिस, AI कैप प्लस BJ कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर R जो है अलोंग द एक्स एक्सिस A यूनिट है, अलोंग द वाई एक्सिस B यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आती है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, हमने एक वेक्टर को हमने रिजोल्व किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक वेक्टर को स्प्लिट किया था, तोड़ा था, उसके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, उनके अराउंड जो है हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास जो है एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो उसको उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के साथ हम किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय ax, and the other component which is along the y axis which is represented by ay, and if there is third axis, say z axis, then we can add the third component as a az, which is the third component of the vector a along the z axis। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो कि सम अप हो गए उस टोटल वेक्टर का, यानी कि रिजल्टेंट हो के जो एक रिजल्टेंट देते हैं हमारे पास वेक्टर है, वो उसके
कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारे पास किसी भी वेक्टर के। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह दिए गए हैं कि उनको अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाटएवर, उनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, बल्कि सॉरी सम करते हैं, हमें तो सम दिया गया, हमने सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, सो इट्स विल बिकम सो इजी। सम करना है हमें 3 वेक्टर्स को, तो उनकी क्या ओरिएंटेशन रखेंगे कि उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आ जाए। तो आपने जब हमने सम पढ़ा था वेक्टर्स का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमने रिजल्टेंट निकाला था। रिजल्टेंट हमारे पास जो होता है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर। अगर हमारे पास तीनों वेक्टर हम कुछ इस तरह ओरिएंटेट करते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर ए है, वो मेरे पास आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका ओरिजिन ये है, और वेक्टर बी भी मैं लेता हूं जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और वेक्टर सी जो है वो मैं दोबारा फिर इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, इसके एंटी पैरेलल उसी मैग्नीट्यूड के साथ। यानी कि मेरे पास जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है, तीनों वेक्टर्स जो है वो कुछ इस तरह होने चाहिए कि म्यूचुअली जो है एंटी पैरेलल आ जाएंगे, तीनों वेक्टर म्यूचुअली एंटी पैरेलल हो। हम कुछ इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, वेक्टर ए हमारे पास प्लस का है तो इसका एंटी पैरेलल जो है वो है बी वेक्टर। अगर हम बी वेक्टर को सी के साथ रिलेट करते हैं तो सी वेक्टर का एंटी पैरेलल जो है वो बी आ रहा है। इस तरह इनका जो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो हमारे पास आना चाहिए किसके इक्वल, 0 इक्वल। तो इनमें जो है इनकी वैल्यूज जो है वो तो एक सेम होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। इनमें से मस्ट जो है इनकी जो वैल्यू है, 2 की वैल्यू कम से कम वो सेम होनी चाहिए, या इनका जो रिजल्टेंट जो है, टोटल रिजल्टेंट जो है, लाजमी इनकी वैल्यू सेम भी हो जाए। वैल्यू ना भी सेम हो तो वो भी कोई जरूरी नहीं है, इक्वल वैल्यू भी हो जाए तब भी है। अगर इक्वल 2 वेक्टर को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होनी चाहिए और ये एंटी पैरेलल होनी चाहिए। अगर हम 3 को रिलेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास जो है ए वेक्टर जो है वो है 10 यूनिट, दूसरा मेरे पास वेक्टर जो है वो है 20 यूनिट, तीसरा वेक्टर जो सी है मेरे पास वो भी 10 यूनिट है। तो स्टूडेंट इनका जो रिजल्टेंट है, अगर हम इनका रिजल्टेंट देखें वो हमारे पास आता है 0। यानी कि हमने कुछ इस तरह इनकी मैग्नीट्यूड को रिलेट किया हुआ है। इक्वल का मतलब ये है कि ये 10 है हमारे पास ए की वैल्यू, -10 है, 20 है बी की, और ये हमारे पास है सी की। इनको जब हम सम करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि ये म्यूचुअली जो है वो क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो इनका जो सम है वो आ जाना चाहिए फिर 0। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि there should be anti-parallel and two must have the equal value, दो की वैल्यू जो है इक्वल आनी चाहिए, चाहे इसकी आ जाए, जिनका रिजल्टेंट लेने के बाद जो है वो क्या हो जाए, वैल्यू आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए।